अब ये जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है ये बेटे ये भी दो प्रकार के होंगे। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे, तो यहां अपन देखते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन के भी दो प्रकार होंगे और दो प्रकार में इसका यहां पर ध्यान रखना बेटे, यानी इसके भी दो प्रकार होंगे। तो दो प्रकार में यानी बिंदु उत्परिवर्तन के टाइप, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ये ध्यान रखना बेटे यहां पर इसके दो प्रकार होते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार में सबसे पहला प्रकार अपन यहां पर लेते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जिसको आप कह सकते हैं यानी संक्रांति, ट्रांजिशन यानी इसको आप क्या कहेंगे, संक्रांति। अब संक्रांति का मतलब क्या है, तो यहां इसका मतलब यह है कि इसमें यहां पर ये प्यूरिन है, प्यूरिन, तो प्यूरिन की जगह पर यहां पर प्यूरिन ही आ सकता है और इधर प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन आ सकता है। या फिर आप यहां पर याद रखेंगे कि अगला यहां पर हमारे पास में है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस की जगह पर यहां पर क्या जा सकता है, यानी यहां पिरिमिडीन ही जा सकता है। तो बच्चों प्यूरिन क्या होते हैं, यानी A/G, यहां भी क्या होंगे A और G, यानी प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये तो आपने याद कर ही रखा होगा कि बेटे नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 5 आज तक। ये ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये होते हैं आज और तक। तो बेटे आज वाले जो हैं ये तो किस ग्रुप में आएंगे, ये तो प्यूरिन ग्रुप में आएंगे, और जो तक वाले होते हैं ये आते हैं पिरिमिडीन ग्रुप में। तो नाइट्रोजन क्षारक जो है वो दो समूह में बटे होते हैं, एक तो प्यूरिन समूह और एक पिरिमिडीन। लेकिन बेटे समूह तो दो होते हैं याद रखना, लेकिन प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और कैसे याद करोगे, आज तक, ऐसे याद करना, आज तक, यानी आज में क्या आ जाएगा, एडिनिन और ग्वानिन, और ये किस समूह में रखे जाएंगे, प्यूरिन समूह में रखे जाएंगे। और तक में क्या आएगा, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन इसको कहां रखा जाएगा, इसको पिरिमिडीन समूह में रखा जाएगा। अब चूंकि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो यहां आपको याद रखना है कि प्यूरिन समूह में तो एडिनिन और ग्वानिन होगा, और पिरिमिडीन समूह में बेटे थायमिन और साथ में क्या होगा यहां पर, यानी थायमिन और साथ में होगा साइटोसिन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इधर पिरिमिडीन में भी आपको याद रखना है थायमिन और साइटोसिन। तो थायमिन और साइटोसिन, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एडिनिन और ग्वानिन है तो ये एडिनिन और ग्वानिन को ही रिप्लेस करेगा, या फिर बेटे याद रखना थायमिन या साइटोसिन है तो ये थायमिन और साइटोसिन को ही रिप्लेस करेगा। देखो कैसे कि यहां पर इसको इस तरह से आप समझ ले कि बेटे यहां पर हमारे पास में एडिनिन है और इधर मान लेते हैं थायमिन है और इधर मान लेते हैं ये साइटोसिन है, या इधर यहां पर आप देख ले कि इधर मान लेते हैं ये टी है, तो यहां पर क्या होगा, और यहां पर अपन मान लेते हैं कि इधर क्या है, ये जी है। तो ये ए हमेशा टी से जुड़ता है और यहां पर ये सी हमेशा इससे जुड़ता है। तो यहां आप देखिएगा, इसको इस तरह से अपन लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे बेटे कि इसको यहां अपन थोड़ा सा क्लियर करते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं कि यहां हमारे पास में ये हमारे पास में ए है और इधर यहां पर मान लेते हैं कि ये जी है, यहां हमारे पास में टी है और यहाँ सी है। इधर आप देखें तो यहां पर टी होगा और यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर जी होगा। और आपको भी पता है कि ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब परिवर्तन इस जगह पर आता है, परिवर्तन जो डीएनए श्रृंखला में है वो इस जगह पर परिवर्तन आता है, और इस जगह पर परिवर्तन आने से ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा इन्होंने किस तरह से रिप्लेस किया कि ए की जगह पर तो जी आ गया और जी की जगह पर ए चला गया, बाकी तो ये टी
और ये सी तो पहले से ही है। अब यहाँ देखो बेटे कि यहाँ पहले से ही क्या था टी और यहाँ पर क्या था यानी सी, और ये तो सेम है, ये तो इससे जुड़े हुए रहेंगे और ये यहाँ पर ये जी होगा, ये इससे जुड़ेगा। क्लियर। तो अब आप देखो कि ये यहाँ पर जी कभी भी टी से नहीं जुड़ेगा और ये ए कभी भी सी से नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव आ जाएंगे। तो ये बच्चों अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि बदलाव कैसा आया कि यहाँ पर देखो प्यूरिन प्यूरिन की जगह पर और पिरिमिडिन पिरिमिडिन की जगह पर। पहले यहाँ पर आप देखो कि ये कौन सा है, ये प्यूरिन समूह है और गुआनिन भी क्या है, प्यूरिन समूह है। तो प्यूरिन ने प्यूरिन को प्रतिस्थापित किया, है ना। अपन इधर भी कर सकते हैं, थाइमिन साइटोसिन को भी हो सकता है, साइटोसिन थाइमिन को भी हो सकता है। तो बेटे एडेनिन ने गुआनिन को किया तो प्यूरिन ने प्यूरिन को किया। अगर यहाँ होता थाइमिन साइटोसिन को करता, साइटोसिन थाइमिन को करता, तो यह जवाब क्या हो जाता, पिरिमिडिन पिरिमिडिन का हो जाता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख ले कि बेटे बिंदु उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार होगा सक्रांति। तो सक्रांति में आपको क्या याद रखना है कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक किसी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक को ही प्रतिस्थापित करता है और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक किसी पिरिमिडिन को ही प्रतिस्थापित करता है। तो ये तो हमारे पास में कौन सा हुआ, यानी ट्रांजिशन। इसका अगला जो प्रकार आप पढ़ेंगे, इसका नंबर 2 जो प्रकार पढ़ेंगे वो होगा बेटे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तो हो गया ट्रांजिशन, और अब अगला प्रकार जो होगा ये होगा ट्रांसवर्जन। अगला जो प्रकार आप इसका पढ़ेंगे यानी इसको अपन कहते हैं अनुपथन। अनुपथन यानी ट्रांसवर्जन यानी अनुपथन। तो अनुपथन का जो मतलब होता है बेटे, ये मतलब होता है यहाँ पर कि इधर यहाँ पर हमारे पास में प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस किसको रिप्लेस करेगा, यानी पिरिमिडिन को, पिरिमिडिन को। और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस है वो रिप्लेस करेगा प्यूरिन को। तो बच्चों क्या याद रहेगा इसमें आपको कि ट्रांजिशन यानी अनुपतन यानी ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक यानी प्यूरिन नाइट्रोजन जो बेस है यानी ये कौन से होंगे, ए और जी होगा। इधर पिरिमिडिन नाइट्रोजन जो बेस हैं ये बेस क्या होंगे बेटे, टी और सी होगा। तो यहां पर जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस हैं ए और जी, वह पिरिमिडिन के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं या पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस है वो किसी प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ ले कि यहां पर ये हमारे पास में ये है, ये इस तरह से आप समझ ले कि यहां पर ये ए है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी टी से, ये यहाँ पर ए है और ए यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी टी से। तो यहाँ आप देखें कि इस जगह पर ये दूसरा है, ये टी है, ये श्रृंखला। इधर यहाँ पर ये मान लेता हूं कि ये सी है और ये यहाँ पर जुड़ी हुई किसी जी से। अब इधर भी यहाँ पर ये डीएनए है, तो ये तो अलग अलग नाइट्रोजन बेस है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर अलग अलग। अब इसमें उत्परिवर्तन कहाँ पर हुआ, इस जगह पर उत्परिवर्तन हुआ। सी तो चला गया ए की जगह पर और ए आ गया सी की जगह पर। तो बेटे ए तो कौन से ग्रुप का नाइट्रोजन बेस है, ये है हमारे पास में प्यूरिन ग्रुप। और ये जो सी है ये सी कौन से ग्रुप का है, तो ये आपको याद रखना है, ये है पिरिमिडिन ग्रुप, ये पिरिमिडिन ग्रुप का है। तो जब यहाँ पर ये चेंजेज आएगा तो ये चेंजेज कैसे आएगा कि ये तो चला गया बेटे, यहाँ पर तो सी आ गया और इधर यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। अब आप देखिएगा कि ये तो ठीक है और जगह तो इसमें सही है, ये यहाँ पर आप देखिएगा ये यहाँ पर तो सही है, लेकिन इस जगह पर पहले क्या था, टी, यहाँ टी था और पहले यहाँ पर क्या था बेटे, जी। तो अब आप देखें क्या ये यहाँ पर ये जो सी है ये टी से कभी भी बाइंड नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर जो ये ए है ये ए जी से कभी भी बाइंड नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्यूरिन पिरिमिडिन की जगह पर आ गया और पिरिमिडिन प्यूरिन की जगह पर चला गया। तो इससे बेटे जब गलतियां होती है तो उत्परिवर्तन आते हैं, और ऐसी गलती कहां देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, यानी सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में ये जो टी नाइट्रोजन बेस है ये बेटे किसकी जगह पर, यानी टी जो रिप्लेस होता है ये होता है किसकी जगह पर, ए की जगह पर। तो ये याद रखना कि यहां पर टी जो नाइट्रोजन बेस है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, ए नाइट्रोजन बेस आ जाता है। तो होता क्या है कि यहां पर सी और टी और सी, और इस जगह पर यहां आ जाएगा बेटे, यहां पर आ जाएगा यानी सी और ये ए और साथ में ये सी। अब जब इस पर mRNA बनेगा तो इस पर mRNA बनेगा तो ये mRNA बनेगा GU, यानी क्योंकि T, अब यहां पर T की जगह पर क्या आएगा बेटे A, तो यहां तो आ जाएगा GAG, लेकिन यहां पर जो बनेगा वह GUG बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा आगे चलकर और वह वेलिन एसिड को प्रदर्शित करेगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि जो टी नाइट्रोजन बेस है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया बेटे, ए के द्वारा। और ए के द्वारा रिप्लेस होने के साथ ही जब यहां पर mRNA बना, यानी इस डीएनए श्रृंखला पर जब mRNA बनेगा तो mRNA बनेगा तो सी की जगह पर तो जी आ जाएगा और टी की जगह पर ए आ जाएगा और सी की जगह पर जू। तो ये तो आपको ग्लूटामिक एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा। और जो इधर CAC है तो वहां पर जो mRNA बनेगा वह GUG बनेगा, और GUG जो बनेगा बेटे ये वेलिन एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा और इस कारण से हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आ जाएगा। तो इसका उदाहरण अभी तो इसको इतना याद कर लो, बाकी अगले आने वाले अध्याय में सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ेंगे अपन आनुवांशिक विकार, वहां पर इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो अभी इतना याद कर लो कि सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, ट्रांजिशन यानी इसका ट्रांसवर्जन यानी अनुपतन का उदाहरण है। और इसके दौरान क्या होता है कि जो टी नाइट्रोजन बेस होता है वह किसी ए के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जहां पर टी होता है वहां पर ए आ जाएगा बेटे, और उस पर जो अमीनो एसिड बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है कि ये बिंदु उत्परिवर्तन और बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार आपको याद हुए। पहला प्रकार क्या याद हुआ, ट्रांजिशन, और दूसरा प्रकार क्या याद हुआ बेटे, ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन में क्या याद हुआ आपको कि वहां पर प्यूरिन प्यूरिन की जगह पर जाता है और पिरिमिडीन पिरिमिडीन की जगह पर जाता है, इतना याद हुआ। फिर दूसरा क्या था हमारे पास में, ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन में क्या हुआ कि प्यूरिन तो पिरिमिडीन की जगह पर जाएगा और पिरिमिडीन प्यूरिन की जगह पर आएगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें होता क्या है बेटे कि जो टी यानी थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है वह एडेनिन नाइट्रोजन बेस के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो ये हमारे पास में दूसरा उत्परिवर्तन था यानी ट्रांजिशन। लेकिन बच्चों याद है ना कि बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं, यानी जीन उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार तो कौन सा है, यानी पहला प्रकार तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, यानी बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका दूसरा प्रकार बेटे दूसरा पार्ट यहां पर लेंगे अपन नंबर सेकंड पार्ट, और ये पार्ट होगा यानी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, यानी इसको आप कहोगे फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो पहला प्रकार यहां पर होगा फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, यानी इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, यानी इसको आप कह सकते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यहां इसको न्यू समझना कि बेटे जैसे यहां पर हमारे पास में है ये यहां पर कि राम हैज टू केप, यानी बेटे आपको याद रखना है कि अभी इसमें अपन पढ़ेंगे कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि डीएनए की श्रृंखला में जो कोडोन होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसमें कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक अगर जुड़ जाए या कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक हट जाए तो डीएनए के आगे के सारे नाइट्रोजन सारक बेटे प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उनकी संरचना में बदलाव आता है। देखो कैसे बदलाव आएगा कि यहां पर इस जगह पर अपन कोई सा भी ये टी सेट कर देते हैं। तो अब यहां पर 3 3 के समूह होते हैं, ध्यान रखना ये। तो बेटे यहां अगली स्टेप में क्या हो जाएगा
कि ये RAT और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RAT और इधर क्या हो जाएगा MHA, इधर क्या हो जाएगा बेटे STW, इधर क्या हो जाएगा OCA और इधर क्या हो जाएगा P। तो इस तरह से आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास में ये कोई DNA है। अब यहाँ पर ये G, ये कोई नाइट्रोजन ग्रुप है C और ये मान लेते हैं A और A। अब यहां अपन कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक जोड़ देते हैं। तो अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक जोड़ने से क्या हुआ बेटे कि यहां पर ये जो ग्रुप है, ये जो है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यहां जुड़ेगा तो ये इधर प्रतिस्थापित होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो हमारे पास में हमें रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर ये G और यहाँ आ जाएगा T। उसी के अलावा यहाँ पर ये आगे खिसक सकते हैं बेटे G और ये C और C, ये C आगे खिसकेगा तो C और यहाँ पर A और A और ये यहाँ पर इधर से A आगे खिसकता चला जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर बेटे ये लैंग्वेज बदली ना, जैसे आपने क्या देखा कि राम हैज 2 केप, यहां तक तो समझ में आता है कि राम के पास में 2 केप है, लेकिन जैसे कोई अतिरिक्त वहां पर वर्ड उसके अंदर लेटर आया तो अब रात MHA STW कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। तो इसी तरह से यहां पर होता है कि जब DNA की श्रृंखला में कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो बेटे उसके वो जुड़ने के बाद उसके आगे वाले जो नाइट्रोजन सारक है ये प्रतिस्थापित होते हुए चले जाते हैं, और जब ये प्रतिस्थापित होते हैं तो कोडोन की संरचना में बदलाव आता है, और कोडोन की संरचना में बदलाव आ जाने के कारण, कोडोन की संरचना में बदलाव आ जाने के कारण क्या होता है बेटे कि उस पर बनने वाले जो mRNA है ना, वो mRNA प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा और प्रोटीन निर्माण की क्रिया बाधित होगी। तो याद रखना यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो DNA की संरचना में बदलाव आएगा, यानी DNA की श्रृंखला में अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक जुड़ेगा, अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक का जुड़ना या फिर घटना, ये दोनों हो सकता है। घटेगा तो भी होगा बेटे, जुड़ेगा तो भी होगा। जुड़ेगा तो प्लस में रहेगा, घटेगा तो माइनस में रहेगा। तो फिर यहां पर क्या होगा, DNA के कोडोन की संरचना में बदलाव आएगा या DNA की श्रृंखला में बदलाव आएगा, DNA की श्रृंखला में परिवर्तन। और जब DNA की श्रृंखला में परिवर्तन आएगा तो बच्चों याद रखना इस पर बनने वाले mRNA की संरचना में परिवर्तन, mRNA की संरचना में परिवर्तन। और जब mRNA की संरचना में परिवर्तन आएगा तो फिर सीधा याद रखना प्रोटीन निर्माण की क्रिया बाधित होगी या प्रोटीन निर्माण बाधित होगा। यह ध्यान रखना आपको कि जैसे ही DNA की संरचना में बदलाव आएगा या DNA की श्रृंखला में कोई नाइट्रोजन सारक जुड़ेगा या कोई घटेगा तो बेटे उसके नाइट्रोजन सारकों में बदलाव आएगा और उस DNA की श्रृंखला पर बनने वाला जो mRNA होगा उस mRNA के कोडोन में बदलाव आएगा, और ये mRNA सही तरीके की जो इंफॉर्मेशन है उसे लेकर mRNA पर नहीं जा पाएगा, तो फिर जो राइबोसोम पर नहीं जा पाएगा। तो राइबोसोम पर जब प्रोटीन बनेगी तो वह प्रोटीन जो है सही नहीं बनेगी, तो यहां पर प्रोटीन की क्रिया बाधित हो जाएगी। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा बेटे, थैलेसीमिया, यानी थैलेसीमिया रोग, यानी इस उत्परिवर्तन से एक बीमारी होगी जिसको कहेंगे थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में ये होता है कि हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आ जाता है। तो एक बार और यहां पर अच्छी तरह से देख ले कि बेटे ये क्या होता है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि यहां पर DNA की श्रृंखला में कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक या तो जुड़ता है या अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक वहां से हटता है। जब ये नाइट्रोजन सारक अगर जुड़ेगा तो बेटे उसके आगे वाले जितने भी नाइट्रोजन सारक है वो विस्थापित होते हुए चले जाएंगे, और इनके विस्थापित हो जाने के कारण इस DNA की श्रृंखला पर जो mRNA बनेगा वो mRNA गलत उसको कोड करेगा, क्योंकि DNA में अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक आ जाने से उसके नाइट्रोजन बेस आगे की तरफ विस्थापित हो गए,
तो फिर यहां पर जो डीएनए को वो इंफॉर्मेशन देगा कोडोन की फॉर्म में, तो वह सही कोडोन एमआरएनए को नहीं दे पाएगा। और जब एमआरएनए को सही कोडोन नहीं मिलेंगे, तो जब ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर जब ये राइबोसोम पर जाएगा, तो बेटे ये सही कोडोन को लेकर नहीं जा रहा। तो सही कोडोन जब एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम पर नहीं जाएंगे, तो वहां पर जो प्रोटीन बनेगी वह भी गलत बनेगी, यही सही प्रोटीन का निर्माण वहां पर नहीं हो पाएगा। और इस कारण से राइबोसोम पर जो है वह प्रोटीन की निर्माण की क्रिया बाधित होगी, और उस वजह से एक बीमारी होती है मनुष्य के अंदर, उस बीमारी को कहा जाता है थैलेसीमिया। तो बच्चों ये था हमारे पास में उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को एक शॉर्ट तरीके से आप याद कर लेना कि बेटे उत्परिवर्तन के पहले दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपको याद करना है, यानी कौन सा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। दूसरा प्रकार आपको याद कर लेना है, तो कौन सा, यानी जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के भी दो प्रकार होंगे बच्चों। तो दो प्रकार में पहला प्रकार तो होगा संख्या में परिवर्तन के कारण, और दूसरा प्रकार होगा यानी संरचना में परिवर्तन के कारण। संख्या में परिवर्तन के कारण के भी दो प्रकार होंगे बच्चों। पहला प्रकार होगा सुगुणिता और अगला प्रकार होगा असुगुणिता। सुगुणिता के भी बच्चों दो प्रकार होंगे। पहला तो कैसा होगा बेटे, यानी n यानी 2n-n यानी मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। असुगुणिता के भी दो प्रकार होंगे, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। ये तो था संख्या में परिवर्तन के कारण। दूसरा जो बदलाव है वह संरचना के कारण है। तो संरचना में परिवर्तन के कारण भी बेटे ये चार प्रकार का होता है, विलोपन, है ना, और साथ में प्रतिपन, और अगला द्विगुणन और स्थानांतर। ये तो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उसके बाद में बेटे आता है जीन उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन और एक फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन के बच्चों दो प्रकार हैं, एक तो सक्रांति और एक अनुपतन। तो बेटे इस तरह से आपको यह अध्याय याद करना है जिसका नाम है उत्परिवर्तन। तो अगला जो प्रकार है बेटे ये उत्परिवर्तन। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने इस उत्परिवर्तन अध्याय को पढ़ा, और इसी के साथ में एक बार फिर आपको मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।